बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास सागर के पाठ बहू की विदा के प्रश्न नंबर 7 के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 6 तक जो सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के विभिन्न उदाहरण थे, उसका परिभाषित रूप था, वो बताया था। आइए अब सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य को छांटकर लिखते हैं विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से। क भाग, पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी। इसमें एक ही कर्ता है, एक क्रिया है और एक ही समापिका क्रिया है, एक कर्म है। तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। राकेश ने कहा कि कल हिंदी की परीक्षा है। ये मिश्रित वाक्य है। कि हमें बता रहा है कि एक स्वतंत्र वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है। मुझे पढ़ने की चाट लग गई है, अर्थात ये सरल वाक्य है, मुझे पढ़ने का शौक लग गया है। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था। जब तब हमारा मिश्रित वाक्य में आता है, क्योंकि जब तब के माध्यम से हमारा जो वाक्य है वो आपस में जुड़ता है मिश्रित वाक्य में। रेहाना मुंबई घूमना चाहती थी किंतु उसकी परीक्षाएं चल रही थी। किंतु परंतु हमारा संयुक्त वाक्य में चलता है। च भाग, सपना ने एक डरावना सपना देखा। ये सरल वाक्य है। सभी बच्चे चाहते हैं कि उनके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। ये मिश्रित वाक्य की लगा है। पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे झ भाग में, शशि की वह पुस्तक फट गई जो उसके मामा लाए थे। ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। माता जी ने शोभा को डांटा। ये एक स्वतंत्र क्रिया है, स्वतंत्र वाक्य है, क्योंकि वो खाना नहीं खा रही थी। आश्रित वाक्य है, वो खाना नहीं खा रही थी और जुड़ा क्योंकि से है, इसलिए मिश्रित वाक्य है। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। अब हमें एक वाक्य दिया गया है और कोष्टक में, ब्रैकेट में हमें बताया गया है इसको किसमें बदलना है। मुझे परीक्षा देनी है इसलिए लखनऊ जा रही हूँ। अल्पविराम भी लगा है। सरल वाक्य में इसको बदलना है। मैं परीक्षा देने के लिए लखनऊ जा रही हूँ। मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। अब सरल वाक्य इसको मिश्रित में बदलना है। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। रवि अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। रवि अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी तेज है। तो इस तरह हम विभिन्न वाक्यों को बदल सकते हैं। सफेद गाय घास चर रही थी। इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। जो सफेद गाय थी वो घास चर रही थी। यह भाग में, बच्चों ने खीर खाई और सो गए। सरल वाक्य में बदलना है। बच्चे खीर खाकर सो गए। अब हमारा पुनरावृत्ति का कार्य, दोहराई का कार्य है। प्रश्न नंबर 9 में नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर रिक्त स्थान भरिए। निपात वे शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम वाक्य में होने वाली क्रिया पर बल डालते हैं। रमेश भी फल खाता है। हमारे मुंबई जाने में केवल 3 दिन रह गए हैं। मुझे भी अपने दोस्त के साथ जाना है। वह तो दिन रात पढ़ता है। दादी ने आते ही मुझे गले लगा लिया। तो ही, तो भी, केवल, मात्र, ये जो शब्द हैं ये निपात में आते हैं जो वाक्य पर जोर डालते हैं, जो क्रिया हो रही हो। अब पुनरावृत्ति कार्य में प्रश्न नंबर 10, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। जो अलंकार प्रयोग में लाए गए हैं उनके नाम लिखने हैं हमने। रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति भगवान राम का नाम है, राघव राजा राम के जो राजा हुए हैं वो कौन हुए हैं? राघव जो राम है। रघुपति राघव राजा राम। ये अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि र र र चारों जो शब्द है हमारे पास, रघुपति में र, राघव में र, राजा में र और राम में र वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले। चंद्रमा रूपी जो मुख है उस पर घूंघट को डाले हुए। तो यहाँ चंद्रमा को मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए बताया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। लघु तरिणी हंसनी सी सुंदर। लघु तरिणी जो बहुत छोटी सी किश्ती है वह हंसनी की तरह सुंदर लग रही है।
तो यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ तुलना की गई है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। ज्यों निकलकर, ज्यों शब्द है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है ज्यों, त्यों, मानो, मनो, जानो, ऐसे शब्द जहां लगते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 11, कोष्टक में दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द से वाक्यों को हमने पूरा करना है। कोष्टक में हमें शब्द दिया है बर्दाश्त। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसका हम जो शब्द देंगे समान अर्थ वाला हुआ है सहन। चोरों ने मौका, अवसर का समान मौका देख सारे सामान पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने उसके खिलाफ, खिलाफ का समान अर्थ है विरुद्ध, मोर्चा बांध लिया। बच्चे उत्साहित होकर जवाब, जवाब का समान अर्थ है उत्तर दे रहे थे। अब प्रश्न नंबर जो 12 है उसमें विशेषण और विशेष्यों का उचित मिलान हमें करने के लिए दिया गया है। विशेषण शब्द हमारे पास है हसमुख। तो हसमुख कौन है? यहाँ पर गौरी हसमुख है, जो हमारी कहानी है उसमें बहू की विदा में। अधिक, दहेज के बारे में कहा गया है। बड़ा जो है वो कमरा है जिस हॉल में वो है। लाचार जो यहाँ है वो प्रमोद है। और गहरा घाव है जो उसको दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 13, नीचे मुहावरों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। नाम को धब्बा लगना अर्थात कलंक लगना। राम ने चोरी की और अपने नाम को धब्बा लगा लिया या लगाया। तो जब भी हम किसी भी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमने सिर्फ मुहावरे का प्रयोग करना है, अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। घाव हरा होना, दुख का प्रकट होना। बस दुर्घटना देखकर मेरा घाव हरा हो गया, अर्थात मुझे वो दुख याद आ गया। नाक वाला होना, सम्मान वाला होना। लड़के वाले स्वयं को नाक वाला समझते हैं। प्रश्न नंबर जो आगे हमें दिया गया है घ भाग, इसी का दंग रह जाना, हैरान होना। शेर को देखकर मैं दंग रह गया। तिल का ताड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो यहाँ हम वाक्य बना सकते हैं, छोड़ा है मैंने वाक्य बनाने के लिए आपको, कि तिल का ताड़, के राम तिल का ताड़ बनाता है। आंखें खुलना, वास्तविकता का पता चलना। राम की सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी। अब आगे हमें प्रश्न नंबर 14 में एक अनुच्छेद के लिए विषय दिया गया है, वो है दहेज प्रथा, जो एक सामाजिक कुरीति है। इस पर हमने 100 से 150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। मैंने यहाँ अपने शब्दों में उसको लयबद्ध किया है, आप अपनी मर्जी से इसकी पंक्तियों को बदल सकते हैं। अनुच्छेद है जिसका विषय है दहेज प्रथा, एक सामाजिक कुरीति। दहेज प्रथा हमारे समाज की एक ज्वलंत मतलब एक जलती हुई समस्या है, बहुत विकट समस्या है। यह एक सामाजिक बुराई है जिसने समाज को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, अपनी गिरफ्त में। इसी बुराई के कारण समाज में लड़की का पैदा होना अभिशाप माना जाता है। लड़की के पैदा होने पर घर की खुशी मातम में अर्थात दुख में बदल जाती है। माता पिता उस नन्ही सी बच्ची को परिवार के लिए कलंक मानते हैं। दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है ताकि माता पिता को दहेज न देना पड़े। इसी कारण लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। दहेज मूल रूप से शादी के समय दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को दिए जाने वाले आभूषण, नकदी, फर्नीचर, संपत्ति और अन्य कीमती चीजें हैं। सदियों से भारत में ये प्रथा प्रचलित है। दहेज प्रथा लड़कियों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए एक सभ्य प्रक्रिया के रूप में शुरू हुई थी। धीरे धीरे ये समाज में अपने विकृत अर्थात बुरे रूप के कारण सबसे बुरी प्रथा बन गई। दुर्भाग्य से सरकार द्वारा इसे दंडनीय अपराध घोषित करने पर भी ये समाज में विद्यमान है। लोग इस प्रथा का अंधाधुंध पालन कर रहे हैं। शिक्षित वर्ग भी इस प्रथा से अछूता नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार ने इससे संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया है। समाज में फैली लैंगिक असमानता और निरक्षरता भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार है।
लैंगिक असमानता का कारण है लड़का और लड़की में भेदभाव। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा पीढ़ी जागरूक होकर आगे आए और इस समस्या के निदान के विषय में कार्य करे, ताकि इस समस्या को समाज से उखाड़कर बाहर फेंका जा सके। तो इस तरह हम एक युवा होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए इस सामाजिक बुराई को इस समाज से बाहर निकाल सकते हैं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पाठ 14 बहू की विदा जो अभ्यास सागर का है उसको पूर्ण किया। सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और इसी तरह आपकी समस्याओं का निदान होता रहे। आपकी जितनी भी किसी भी ज्ञान सागर और अभ्यास सागर से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, उसे करने में मैं सक्षम हूँ। इसी आशा के साथ कि आप निरंतर मुझे ये मौका देते रहेंगे, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आपसे पुनः आग्रह है कि नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।